कंबसन ऑफ एथानॉल। एथानॉल को आपने बेटा बर्न करना है, ठीक है। कंबसन का आपको मैंने बताया था कि इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। तो बेटा अब यहाँ पर 1 मोल एथानॉल को आपने बर्न करना है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा वो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और साथ में बेटा क्या बनेगा, वाटर बनेगा, ठीक है। और साथ में स्टेट सिंबल्स आपने डालने हैं। वैसे स्टेट सिंबल्स जब वो कहता है तो फिर डालना लाजमी होता है, अगर आप अभी नहीं भी डालेंगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे बेटा। और बैलेंसिंग के लिए ऑक्सीजन देखें इधर 4 और यहाँ 3, 7 ऑक्सीजन है। तो बेटा यहाँ पर आप 3 कर देंगे। जी बेटा, कि वो स्टेट सिंबल से मार्क्स नहीं काटता जब तक वो खुद ना पे। हाँ बेटा, जब वो स्टेट सिंबल कहेगा ना फिर उसने यहाँ मार्क्स 2 होंगे, फिर 1 मार्क नहीं होता, 2 मार्क्स होते हैं और उसने ऊपर मेंशन भी किया होता है, ठीक है। लेकिन आप अपनी हैबिट बना लें कि आप स्टेट सिंबल डाल दिया करें, चाहे वो पूछे या ना पूछे। लेकिन अगर आपको बेटा किसी चीज़ का स्टेट सिंबल नहीं याद, और फिर आप जहरी बात है फिर उसमें आपको ना लिखना बेहतर है। अगर आपको स्टेट सिंबल नहीं आता और उसने कहा भी नहीं है, गलत लिखने से अच्छा फिर आप ना लिखें, वरना आपके मार्क्स कटेंगे। अब बेटा वो एक्सपेरिमेंट यहाँ पर ये कर रहा है, एक्सपेरिमेंट ये कर रहा है कि उसके पास बेटा एथानॉल है इसके अंदर, और बेटा ये एक विग है, और बेटा इसको वो जब बर्न कर रहा है इसके अंदर एथानॉल है बेटा। और बेटा वाटर को वो हीट कर रहा है। वाटर आपने कितना लिया हुआ है, 100 ग्राम्स, 100 ग्राम बेटा वाटर है। और कितना एथानॉल बेटा उसने बर्न किया है ये देखें, 0.23 ग्राम्स एथानॉल बर्न हुआ है। और बेटा ये जो वाटर है, जब एथानॉल बर्न होगा तो आप देखें कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर, और साथ में हीट एनर्जी रिलीज होगी। बेटा जो हीट एनर्जी है ना, ये हीट एनर्जी वाटर का टेम्परेचर राइज करेगी। अब वाटर का टेम्परेचर कितना राइज करेगी, ये बेटा आपको क्वेश्चन में वो बता रहा है कि वाटर का टेम्परेचर जो राइज हुआ है वो 16.3 डिग्री तक राइज हुआ है। आपने बताना है जी कैलकुलेट द हीट एनर्जी चेंज ड्यूरिंग द कंबसन ऑफ 0.23 ग्राम ऑफ एथानॉल। अब बेटा जो यहाँ पर आपने अब क्यू फाइंड आउट करना है, तो फार्मूला मैंने आपको बताया था बेटा, फार्मूला आपने याद रख लेना है, Q इज़ इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। अब यहाँ पर ना बेटा एक कन्फ्यूजन है, अक्सर बच्चे m को नहीं समझते कि m क्या है। बाज उसने देखिए हम यहाँ पर जानकर ये वैल्यू लिख दी है 0.23 ग्राम एथेनॉल, तो अक्सर बच्चे m मैस की जगह 0.23 ग्राम लिख देंगे। अगर ये लिखेंगे तो बेटा गलत हो जाएगा। तो सुने आपने याद कैसे रखना है। आप अगर इस पूरे एक्सपेरिमेंट को देखें तो इस एक्सपेरिमेंट में आपने एथेनॉल को बर्न किया, और एथेनॉल को बर्न करने के रिजल्ट में जो हीट एनर्जी रिलीज हुई, उस हीट ने वाटर का टेम्परेचर राइज किया। तो बेसिकली चेंज इन टेम्परेचर किसका हो रहा है बेटा, वाटर का हो रहा है। तो इस फॉर्मूला में जो आप चेंज इन टेम्परेचर डालेंगे, जो बेटा आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू डालेंगे, और जो आप एम की वैल्यू डालेंगे, वो तीनों वैल्यूज वाटर की होनी चाहिए, वाटर के बारे में होनी चाहिए कि वाटर का टेम्परेचर कितना चेंज हुआ भाई, 16.3। तो डेल्टा टी की जगह आप 16.3 लिखेंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर वो कांस्टेंट होती है बेटा, और डाटा बुकलेट में गिवन होगी 4.18 या 4.2, वो आप लिखेंगे। एंड व्हाट इज द मैस ऑफ वाटर बेटा, मैस ऑफ वाटर कितना है, कितना बेटा मैस लिया है उसने वाटर का, 100 ग्राम। तो एम की जगह आप लिखेंगे 100। तो बेटा देखें मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट करता हूँ कि मैस ऑफ वाटर इज 100, बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डाटा बुकलेट से आप देख लीजिएगा 4.2 या 4.18, और डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर जो कि बेटा कितना है 16.3। बेटा इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर लें, सर ये रिपीट कर देंगे कि आपने पानी का क्यों लिया और एथेनॉल का क्यों नहीं लिया?
बेटा ग्राम चेंज इन टेम्परेचर मैंने किसका लिया है, mass, मुझे ये बताएं इस फार्मूला में टेम्परेचर किसका चेंज हुआ है? पानी का हुआ है एथेनॉल की वजह हाँ से। तो कितने ग्राम पानी का हुआ है? 100। तो अगर आप चेंज इन टेम्परेचर वाटर का डाल रहे हैं तो मैस भी किसका डालेंगे? ठीक है, समझिए, पानी का ही। यस। अच्छा अब बेटा इन सबको अगर सर आप मतलब जिसका मल्टीप्लाई कर दें। टेम्परेचर चेंज हुआ है उसका डेटा लेंगे। जी बेटा सर मतलब जिसका टेम्परेचर चेंज हुआ है उसका डेटा लिया करेंगे, जहरी बात कुछ भी है, इसमें जहरी वाटर बात ना है, भी हो। बिल्कुल देखे ना, जिसका टेम्परेचर चेंज हुआ है वो मल्टीप्लाई होगा उसी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के साथ और उसी के मैस के साथ, कि कितने मैस वाटर का टेम्परेचर चेंज हुआ है भाई। डेल्टा टी मल्टीप्लाई हो रहा है ना एम के साथ, तो आपने बताना है कि ये जो टेम्परेचर चेंज हुआ है ये कितने मैस का हुआ है, 100 ग्राम मैस का हुआ है जी। ठीक है ये बात। जी सर। अच्छा बेटा ये आपने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हीट एनर्जी आ गई है जी 6813.4। अब मेरा क्वेश्चन सुनिएगा, अभी अगले पार्ट पर छोड़ें, पहले ये क्वेश्चन मेरा सुने कि ये जो हीट एनर्जी बेटा रिलीज की है ये किसने एब्जॉर्ब की थी? ये हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किसने की है बेटा? पानी ने। यस वाटर ने एब्जॉर्ब वाटर। किया, गुड। और अगर मैं ये पूछूं कि ये हीट एनर्जी रिलीज किसने की है भाई? एथेनॉल। वेल डन। बेटा आप मुझे ये बताएं कि ये जो एथेनॉल ने हीट एनर्जी रिलीज की, कितने ग्राम एथेनॉल ने 6813.4 हीट एनर्जी रिलीज की है बेटा? 0.23 ग्राम। बिल्कुल ठीक है। तो 0.23 ग्राम ऑफ एथेनॉल जो है बेटा उसने जो हीट एनर्जी रिलीज की है ना वो है 6813.4 जॉल्स। बेटा ये बात अभी हमने ऊपर देखी है। अब उसका क्वेश्चन जरा पढ़ लेते। कैलकुलेट द इंथैल्पी चेंज ऑन बर्निंग ऑफ 1 मोल ऑफ एथेनॉल। बेटा 1 मोल एथेनॉल कितनी हीट एनर्जी चेंज करेगा? बेटा जरा 0.23 ग्राम के आप मोल निकाल सकते हैं। मोल का फॉर्मूला बेटा ये होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू mass in gram divided by formula mass। बेटा मोल्स आपने निकालने हैं, मैस इन ग्राम कितने है जी 0.23, और बेटा फार्मूला मैस एथेनॉल होता है C2H5OH 46 बेटा इसका फार्मूला मैस है। तो आप अगर इसको डिवाइड कर लें 0.23 डिवाइडेड बाय 46 तो आपके पास आएगा 0.005। ठीक है बेटा। तो ये कितने मोल्स बेटा बने हैं जिन्होंने 6813.4 जॉल एनर्जी रिलीज की है? ये मोल्स बेटा बने हैं 0.005। तो मैं यहाँ मैस काट कर मोल लिख देता हूँ। 0.005 मोल्स ऑफ एथेनॉल ने इतनी हीट एनर्जी रिलीज की है। बट अब यूनिट देखें ना, आपको खुद पता चल जाएगा आपने करना क्या है। वो कौन सी यूनिट में आंसर मांग रहा है भाई? यूनिट देख के बताएं किस यूनिट में आंसर मांग रहा है बेटा वो आपसे। हाँ जी बेटा। किलो जूल पर मोल सर। तो आपके पास आपने भी किस में निकाला है जॉल्स में? तो पहला काम ये करें ना बेटा, इसको किलो जॉल में कन्वर्ट कर दें जी। इस जॉल्स को किलो जॉल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? सर एंड में कर सकते हैं। हाँ तो एंड में अभी आसान बेटा होगा। एंड ही आ गया ना। और कौन सा एंड करोगे? इस जॉल को किलो जॉल में सर बेटा अभी 1 कन्वर्ट करें मोल ना। क्या करेंगे बेटा जॉल्स को किलो जॉल में कन्वर्ट करने के लिए? डिवाइड बाय 1000 कर देंगे या नहीं? 1000 से। जी सर वही। तो बेटा अगर आप इसको जी सर। डिवाइड बाय 1000 कर दो तो ये पॉइंट जो है ना आप 6 के पीछे ले आओगे, तो ये आ गया 6.8134 किलो जॉल्स। और ये कितने मोल्स किया जी? 0.005 मोल्स किए। बेटा वो देखिए अब कह रहा है कि आप एक मोल, ये मोल -1 का बेटा मतलब होता है पर मोल, एक मोल। तो 0.005 मोल ने इतनी हीट एनर्जी रिलीज की है। एक मोल बेटा कितनी हीट एनर्जी रिलीज करेगा? x। ये यहां से बेटा आपने अपना आंसर निकाल लेना है। देखिए कुछ भी आपने नहीं किया, बड़ा सिंपल था। पहला काम क्या किया कि Q से आपने बेटा Q से आप फार्मूला लगाकर हीट एनर्जी निकाल ली, ये जो कि जॉल्स में आई है।
उस जाउल्स को मैंने क्या किया बेटा, किलो जाउल्स में कन्वर्ट कर दिया, डिवाइड बाय 1000 करके। फिर बेटा उसने कहा था कि आप एक मोल, आप बताएं कि एक मोल एथेनॉल कितनी हीट एनर्जी को रिलीज करेगा। फिर हमने मैथेनॉल इसका एथेनॉल का मैथ देखा कि ये जो हीट एनर्जी रिलीज की है ये 0.23 ग्राम ने रिलीज की है। तो 0.23 ग्राम के बेटा हमने मोल निकाल लिए, क्या बने थे 0.005। तो हमें पता चला कि ये जो 66.8134 किलो जूल हीट एनर्जी रिलीज की है ये 0.005 मोल ऑफ एथेनॉल ने की है। एक मोल ने कितनी करनी है बेटा, एक्स। तो अब आप यहाँ पर सिंपल क्रिस क्रॉस करें या 6.8314 को डिवाइड कर दें 0.005 से। जी बेटा मुझे बताएं कि ये समझ आइए आपको क्या किया जी हमने, शाबाश बताएं जी। तो ये आंसर आपका आएगा 1362.68। लेकिन बेटा आप अगर क्वेश्चन देखें उसने कहा इंक्लूड अ साइन इन योर आंसर। कंबस्टन रिएक्शन है, टेम्परेचर सर राइज हो रहा नेगेटिव है। लगेगा। यस, कंबस्टन रिएक्शन है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो यहाँ पर माइनस आएगा। जी बेटा कौन बच्चा इसको एक्सप्लेन करेगा जी कि मैंने ये क्या किया है। ये दूसरा स्टेप मुझे एक्सप्लेन करके बताएं कि ये मैं पर मोल के लिए कैसे निकालूंगा भाई। मुझे अब नाम लेना पड़ेगा। ईशा नकवी बेटा आप बताएंगी, ईशा नकवी के ये मुझे बताएं ईशा नकवी कि ये सेकंड पार्ट कैसे हुआ है। कैलकुलेट द इंथैल्पी चेंज ऑन बर्निंग ऑफ 1 मोल ऑफ एथेनॉल, इंक्लूड अ साइन इन योर आंसर। जी बेटा जी बेटा हुदा बेटा आप बताएं, हुदा ये सेकंड स्टेप कैसे किया है भाई। So first you find the number of moles for 6813 joules. ठीक है, So you moles is equals to mass over formula, mass करके 0.005 आएगा. And then that's for your first answer. So here you equate it to 1 mole and then you cross multiply. बेटा मुझे ये बताएं कि इस यूनिट से आपको आसानी होती है अगर आप इस यूनिट को देख के सारी कैलकुलेशन करें। देखें ना, जाउल्स को आपने किलो जाउल्स में करना था, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आप जाउल्स को किलो जाउल्स में करने के लिए क्या करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे Divide ताकि by 1000. 1000। फिर बेटा वो कह रहा है पर मोल, पर मोल निकालने से पहले आप इसके मोल निकालेंगे ना 0.23 ग्राम के। जी. तो इसके मोल आपने निकाले 0.005, इससे आपको पता चला, और 1 मोल से आप फिर क्रिस क्रॉस कर लेंगे। अच्छा बेटा आगे देखिए, एक क्वेश्चन उसने किया हुआ है, कह रहा है सजेस्ट 2 रीजंस व्हाई द वैल्यू ऑफ enthalpy change of combustion of ethanol determined by a simple laboratory calorimetry experiment। बेटा ये आपके पास जो एक्सपेरिमेंट था ना जिसमें आप, अच्छा कैलोरीमीटर बहुत सिंपल सा अपरेटस है, क्या है मैं आपको बताता हूँ बेटा। ये जो कैलोरीमीटर है, a meter which measures the calories। आपको पता है एनर्जी की जो पुरानी यूनिट थी वो कैलोरीज थी, जॉल्स नहीं थी, जॉल्स तो बाद में आई है। एनर्जी को पहले हम कैलोरीज में मेजर करते थे, जो कि अब भी आप यूज़ करते हैं, मतलब कैलोरीज की यूनिट यूज़ करते हैं। तो ये जो बेटा सिंपल सा आपके पास अपरेटस है, ये बेसिकली कैलोरीमीटर है, जिसमें आप पॉलीस्टाइरीन कप लेते हैं, उसमें बेटा आप थर्मोमीटर को डिप करते हैं, और उसमें बेटा आप एसिड और बेस डाल देते हैं। तो ये जो आपके सर पास खाने वाली कैलोरीज तो नहीं? बेटा वही एनर्जी होती है ना, मतलब कैलोरीज कोई खाने वाली चीज़ नहीं है, वो बेसिकली आपको एनर्जी बता रही होती है कि आपने कितनी कैलोरीज ली हैं। तो बेटा ये आपके पास सिंपल सा कैलोरी मीटर है जो कि हीट एनर्जी को मेजर कर रहा है, ठीक है। तो वो ये कह रहा है, अब उसका ज़रा क्वेश्चन सुने, कह रहा है कि आप जो enthalpy change of combustion of ethanol determined by a laboratory calorimetry experiment is likely to be lower than the true value। बेटा ये जो हमने कैलकुलेशन की है ना सारी, ये बेटा हमने यहाँ पर इसको क्या किया है जी, थ्योरेटिकल तरीके से फाइंड आउट किया है। लेकिन कह रहा है कि अगर आप एक्सपेरिमेंट ना कर अगर आप एक्सपेरिमेंट करें और एक्सपेरिमेंट करके आप
ये वैल्यूज़ फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बेटा कम होगी, थ्योरेटिकल वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है। तो ये बताएं, जब आप रियल में एक्सपेरिमेंट करेंगे, एथेनॉल को बर्न करेंगे, वाटर को हीट करेंगे और फिर आप उस एक्सपेरिमेंट से जो डेल्टा एच फाइंड आउट करेंगे वो इस वैल्यू से स्मॉलर आएगा। क्या रीज़न है कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है आपकी स्मॉलर है? ये बेटा आपने बताना है जी, क्या रीज़न हो सकती है? सर हीट एनर्जी लॉस्ट टू द सराउंडिंग। बिल्कुल बेटा, ये आपने रीज़न जो बताई है बिल्कुल ठीक है, लेकिन दो रीज़न्स बतानी है बेटा। देखिए इन्होंने ये बताया है, अब मेरी बात गौर से सुनिएगा बेटा। जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं ना, तो एक्सपेरिमेंट करते वक्त ज़रा देखिएगा कि ये जो फ्लेम आपका बेटा, ये जो एथेनॉल के अंदर विग है और इसके ऊपर फ्लेम है, क्या ये सारी हीट एनर्जी वाटर में ट्रांसफ़र हो रही है या कुछ हीट एनर्जी बेटा सराउंडिंग में भी जा रही है? ये बताएं जी। जी बेटा, इस फ्लेम कुछ से सराउंडिंग में जा रही है। जी बेटा, तो आपकी हीट एनर्जी बेटा लॉस्ट हो रही है ना। सारी जी, की वही। सारी हीट एनर्जी तो आपकी वाटर में नहीं जा रही, जिसकी वजह से जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगी वो बेटा आपकी वही आएगी जो थ्योरेटिकल वैल्यू होती है, या उससे कम आएगी? उससे कम आएगी, क्योंकि देखें अगर आइडियल कंडीशन होती और सपोज कोई हीट लॉस ना होती, फिर तो टेम्परेचर ने ज़्यादा राइज कर जाना था ना। सपोज अगर अभी टेम्परेचर राइज किया 16 और अगर आइडियल कंडीशन होती तो यही 100 ग्राम में भी कितना टेम्परेचर राइज कर देता, 20 डिग्री तक टेम्परेचर राइज कर देता बेटा। तो इसलिए आपके पास ये बात याद रखिएगा कि जब एक्सपेरिमेंटल आप वैल्यू निकालते हैं तो वो हमेशा कम आती है। उसकी रीज़न ये है कि एक्सपेरिमेंट करते हुए आपकी हीट लॉस हो जाती है टू दी सराउंडिंग, सारी की सारी हीट वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता। ये तो होगी एक रीज़न बेटा। बेटा दूसरी रीज़न इसमें आप मुझे क्या बताएंगे जी? दूसरी क्या रीज़न हो सकती है जी कि जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है डेल्टा एच नॉट ऑफ कंबस्शन की वो कम आती है बेटा? तो दूसरी वैल्यू ये हो सकती है, दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि जो एथेनॉल है उसकी मे बी इनकम्प्लीट कंबस्शन हुई हो बेटा। देखिए आपने तो ऑक्सीजन में बर्न किया, मे बी उस एथेनॉल को कंप्लीट एक्सेस ऑक्सीजन ना मिली हो, जिसकी वजह से अगर एथेनॉल को बेटा एक्सेस ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो फिर एथेनॉल कंप्लीटली बर्न नहीं होगा, तो उतनी हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो बेटा सेकंड रीज़न वाई एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ दिस रिएक्शन इज लोअर, पहली तो आपने बता दी कि हीट लॉस टू दी सराउंडिंग। दूसरी रीज़न बेटा आप ये लिखेंगे कि ड्यू टू द इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ एथेनॉल, कि अगर एथेनॉल की बेटा इनकम्प्लीट कंबस्शन होगी तो तब भी हीट आपको कम ट्रांसफ़र होगी इनटू दी वाटर। तीसरी भी चीज़ बेटा आप ये भी लिख सकते हैं कि क्यों जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो स्मॉलर होगी देन दी ट्रू वैल्यू बेटा, इसलिए क्योंकि आपका एथेनॉल इम्प्योर भी हो सकता है। देखें आपने ये सपोज किया हुआ है कि कितना एथेनॉल बर्न हुआ, 0.23 ग्राम। अगर ये इम्प्योर हुआ, मे बी इस 0.23 ग्राम में 0.20 ग्राम प्योर एथेनॉल था और बाकी 0.03 ग्राम की और इम्प्योरिटी थी, और आप उसको भी एथेनॉल समझते रहे। तो अगर इम्प्योर एथेनॉल होगा तो फिर भी बेटा आपकी जो ट्रू वैल्यू है वो स्मॉलर हो सकती है। तो कोई ऐसा बच्चा है जो मुझे ये तीनों रीजंस फिर बता दे बेटा कि जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, एथेनॉल की कंबस्शन करेंगे, तो फिर हमारी वैल्यूज ट्रू वैल्यू से कम क्यों आती है, थ्योरेटिकल वैल्यू से कम क्यों आती है? जी बेटा। थर्ड रीजन क्या बताई आपने? बेटा थर्ड रीजन ये बताई है कि देखिए अगर आपका एथेनॉल इम्प्योर हो, इम्प्योर, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा है ना कि 0.23 ग्राम एथेनॉल बर्न हुआ है और उसने कितना टेम्परेचर राइज किया है, 16 डिग्री। बेटा अगर इस एथेनॉल के अंदर सपोज वाटर भी मिला हुआ था और आपको नहीं पता था, और आपने 0.23 ग्राम एथेनॉल अपनी तरफ से बर्न किया, लेकिन वो सारे का सारा तो एथेनॉल नहीं था, उसमें तो कुछ वाटर भी था, तो क्या इस इम्प्योरिटी की वजह से आपकी जो डेल्टा एच नॉट ऑफ कंबस्शन है वो ज़्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी इस इम्प्योरिटी की वजह से? ओके सर। क्या होगा बेटा इस इम्प्योरिटी की वजह से आपका जो ट्रू वैल्यू से आपकी वैल्यू ज़्यादा ज़्यादा आएगी हो या कम जाएगा। आएगी?
ज्यादा कम आएगी सर। कम आएगी बेटा, इसलिए कि आप उसको बेटा समझ रहे थे कि मेरे पास 0.23 ग्राम जो है ना ये प्योर एथानॉल है, और आपने इसको बर्न किया अपनी तरफ से, लेकिन उस 0.23 ग्राम के अंदर तो सपोज 0.03 ग्राम वाटर का था, तो वाटर तो इस तरह बर्न नहीं होता बेटा। तो आप जिसको प्योर एथेनॉल समझ रहे थे उसके अंदर तो कुछ इम्प्योरिटी थी, जिसकी वजह से जो हीट एनर्जी भी लेस रिलीज होगी और आपके वाटर का टेम्परेचर भी कम राइज होगा, जिसका इफेक्ट ये पड़ेगा क्यू की वैल्यू स्मॉलर हो जाएगी। जब डेल्टा टी बेटा स्मॉल होगा तो क्यू की वैल्यू अल्टीमेटली स्मॉल होगी और डेल्टा एच भी आपका स्मॉल हो जाएगा। तो बेटा मुझे कोई बच्चा इसकी रीज़न बताए जी कि क्यों एक्सपेरिमेंटल वैल्यू स्मॉलर होती है ट्रू वैल्यू से। तीनों सर रीजंस बताएं। फर्स्ट रीजन के इम्प्योरिटी होती है, ठीक है, सेकंड रीजन सराउंडिंग में हीट चले जाती है, तीसरी रीजन बेटा तीसरी रीजन इनकम्प्लीट कंबशन होती है। कंबस्टन। बेटा अगर देखें ना, आपके पास दो फ्यूल है, एक फ्यूल की आप कंप्लीट कंबस्टन कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज होगी, और दूसरे फ्यूल की आप इनकम्प्लीट कंबस्टन कर रहे हैं तो उससे कम हीट एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। और इसी तरीके से बेटा मैं आपको बताऊं, जो इम्प्योरिटी वाली बात है इसको मज़ीद क्लियर कर दूं। आपके पास एक फ्यूल है CH4, ये प्योर है 100 ग्राम, दूसरा भी बेटा आपके पास CH4 है 100 ग्राम, लेकिन ये इम्प्योर है। आप दोनों को जब बर्न करेंगे तो ज़्यादा हीट एनर्जी किससे निकलेगी बेटा? प्योर वाले से। प्योर वाले से, क्योंकि 100 का 100 प्योर है ना। तो अगर आपका फ्यूल इम्प्योर होगा तो उससे कम हीट एनर्जी बेटा रिलीज होगी, और अगर आपका फ्यूल प्योर है तो उससे ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज होगी। अब बेटा आप एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। सर पर इम्प्योर में बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बेटा, ये लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है। जो बच्चे FSC करते हैं ये उनके सिलेबस में है कि इम्प्योर चीज़ का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट लो हो जाएगा। अच्छा बेटा एक और क्वेश्चन, पहले उससे पहले एक MCQ बेटा करते हैं। एक MCQ मैंने आप लोगों के लिए रखा हुआ है, पहले वो करते हैं। सर बॉइलिंग पॉइंट का एनर्जी रिलीज से तो कोई ताल्लुक नहीं नहीं बेटा, कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। और सर हम ह्यूमन रिएक्शन एरर को कह सकते हैं कोई रीजन? नहीं नहीं, फिजिक्स में ये मेरा ख्याल है चलती है, लेकिन केमिस्ट्री में आप ये रीज़न बिल्कुल नहीं बताएंगे बेटा। केमिस्ट्री में स्पेसिफिक रीज़न बताएंगे। ह्यूमन एरर तो एक जनरल है भाई, ह्यूमन एरर आप नहीं बताएंगे इसमें। बेटा क्वेश्चन नंबर 22 ज़रा सब बच्चे सॉल्व करें ना, आपके पास 2 मिनट हैं बेटा, इसको ज़रा सॉल्व करने की कोशिश करें। ये थोड़ा सा ट्रिकी है बेटा। बेटा जब वो ये कहता है ना इन अ कैलोरीमेट्रिक एक्सपेरिमेंट, तो कैलोरीमेट्रिक एक्सपेरिमेंट यही होते हैं जिसमें आप हीट एनर्जी को मेजर करते हैं, कैलोरीज मेजर करते हैं। दैट इज द कैलोरीमेट्रिक एक्सपेरिमेंट, जिसमें हीट एनर्जी को मेजर किया जा रहा है। सर जी बेटा, सर इसमें परसेंटेज को वो नहीं कन्वर्ट नहीं करेंगे कि कितना मतलब गया 1.60 ग्राम में कितना एनर्जी रिलीज हुआ है, पहले ये नहीं निकालेंगे? बिल्कुल निकालेंगे। मैं इसलिए आपको 1-2 मिनट दे रहा हूँ कि पहले आप लोग करें खुद, फिर मैं बेटा आपको यहाँ पर सॉल्व करवाता हूँ। पहले आप लोग खुद सोचें कि क्या होगा इसमें। सर ये MCQ वाली पीडीएफ हमारे पास है ना, जो आप जी बेटा, ये MCQ वाले ये हमारे पास है, ये MCQ वाली पीडीएफ जिससे आप बेटा करवा रहे मेरा नहीं ख्याल उसमें, पता नहीं है, ये आपको खुद देखना पड़ेगा। मेरा ख्याल है नहीं होगा उसमें ये। बेटा ये इस तरह का एक्सपेरिमेंट है, चलिए मैं आपको कराता हूँ अब। बेटा ये आपके पास जो डायग्राम मैंने बनाई है, ये 200 ग्राम बेटा आपके पास वाटर है, और बेटा उसने जो फ्यूल लिया है
वो 1.60 ग्राम फ्यूल बर्न हुआ है। 1.60 ग्राम फ्यूल बेटा आपने बर्न किया, और ये जो वाटर का टेम्परेचर है ये बेटा राइज हुआ 18 डिग्री से लेकर कहाँ तक चला गया, 66 डिग्री तक गया। लेकिन बेटा एक मसला है, Where देखें, is the answer C? नहीं बेटा इसका आंसर बी है। अब ज़रा देखिएगा कैसे। बेटा इस क्वेश्चन को और से देखिएगा, इस तरह के बड़े क्वेश्चन है बेटा। आपने अगर स्टेटमेंट पढ़ी हो तो वो कह रहा है कि जब आपने ये फ्यूल बर्न किया ना, अभी हमने एक चीज़ पढ़ी है बेटा कि हीट लॉस होती है। बेटा ये बात अभी हमने पढ़ी है या नहीं पढ़ी, कि जब भी आप इस तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हीट लॉस। बेटा तो यहाँ से हीट लॉस हो रही है, देखें यहाँ से ये हीट लॉस हो रही है। तो कितनी हीट एनर्जी ट्रांसफ़र हुई वाटर में बेटा, क्वेश्चन पढ़ के मुझे बताएं, कितनी हीट एनर्जी ट्रांसफ़र हुई वाटर के अंदर? 45%। यस बेटा, ये याद रखिएगा कि टोटल जो हीट एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है ना बेटा, वो 45% है। और इस 45% हीट के ट्रांसफ़र होने की वजह से वाटर का टेम्परेचर कितना राइज हुआ बेटा? वाटर का टेम्परेचर कितना राइज हुआ इस 45% हीट एनर्जी के ट्रांसफ़र होने से? 18 to 66 degree. 18 to 66 डिग्री बेटा। तो अब हम वो ये कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द टोटल एनर्जी रिलीज पर ग्राम ऑफ अ फ्यूल बर्न। आपने बेटा दो काम करने। आपने एक तो ये बताना है कि 100% एनर्जी क्या होगी, ये तो उसने 45% की बताई। वो कह रहा है बताएं कि टोटल एनर्जी रिलीज कितनी हुई होगी। वो 45% नहीं पूछ रहा, वो कह रहा है आपने मुझे बताना है कि कितनी एनर्जी टोटल इसने असल में रिलीज की। 100% वाली जो एनर्जी है वो आपने बतानी है, और दूसरा 1 ग्राम में बतानी है, 1.6 में नहीं बतानी बेटा। तो अब ज़रा क्वेश्चन देखें। अब आप इसमें हीट एनर्जी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो फार्मूला लगाएं, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। बेटा इसमें M मैस ऑफ वाटर कितना है, 200। C स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उसने बेटा गिवन है 4.2। डेल्टा T बेटा इज द चेंज इन टेम्परेचर। बेटा ज़रा 66 को आप माइनस कर दें 18 से 48। 48, और बेटा इसको अगर हम यहाँ पर 200 टाइम्स 4.2 टाइम्स 48, तो ये बेटा मेरे पास आंसर आ रहा है 40320 जाउल्स। बेटा ये याद रखिएगा, ये 45% वाली एनर्जी है। ये बेटा कितनी एनर्जी है? 45%. क्योंकि मैंने जो टेम्परेचर डाला है वो 45% हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद जो टेम्परेचर चेंज हुआ था वो डाला था, इसलिए जो आपने क्यू निकाला है ये 45% है। बेटा पहले अभी 1 ग्राम को छोड़े, टोटल एनर्जी रिलीज ये बताएं कि टोटल कितनी एनर्जी रिलीज हुई होगी, मतलब 100% वाली क्या एनर्जी होगी। तो बेटा देखें 100% कैसे फाइंड आउट करेंगे। आप बताएं जी 45% जब हीट एनर्जी रिलीज हुई ना, तो 45% जो हीट एनर्जी थी वो कितनी थी, 40320। बेटा 45% ये एनर्जी है, तो 100% कितनी होगी जी, x होगी। 45% ये है तो 100% x होगी ना बेटा। क्या कहते हैं भाई, बोले। यस सर। बेटा ये स्टेप समझ आया Yes, मैंने क्या sir. किया है, ये स्टेप समझ आया। जी जी सर. क्योंकि देखें वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल एनर्जी, नॉट 45%। तो टोटल एनर्जी का बेटा मतलब है कि 100% एनर्जी आपने बतानी है। तो 45% तो ये बन रही है, तो 100% क्या होगी, x इज इक्वल टू 100 इंटू 40320 डिवाइडेड बाय 45। सर इसका आंसर सी आ रहा है। बेटा अभी एक मिनट ना, पहले इसको सॉल्व तो कर ले, अभी एक पार्ट इसका रहता है। 100 इंटू 40320 डिवाइडेड बाय 45। बेटा इसका जो आंसर अभी आपके पास आएगा 89600 जाउल्स। लेकिन हमने बेटा क्या करना है, अब ज़रा देखिएगा बेटा, ये जो हीट एनर्जी रिलीज की है 100%, ये कितने ग्राम फ्यूल ने की है, 1.60. तो अब यहाँ लिखिएगा कि 1.60 ग्राम आपका जो फ्यूल है, ये जब बर्न हुआ तो इसने जो हीट एनर्जी रिलीज की 89,600 जाउल्स। उसका क्वेश्चन पढ़ लें, पर ग्राम फ्यूल कितनी हीट एनर्जी बेटा रिलीज करेगा पर ग्राम। आपने 1 ग्राम के लिए बेटा बतानी है। तो देखिए पहले हमने 100% पर तो काम कर लिया,
अब पर ग्राम का मतलब है 1 ग्राम फ्यूल का बताना है, तो 1 ग्राम के लिए कितनी हीट एनर्जी होगी बेटा x। तो बेसिकली आप 89,600 को 1.6 से डिवाइड कर दें बेटा। x इज इक्वल टू 89,600 डिवाइडेड बाय 1.60। अब बेटा आप देखें कि आपके पास आंसर आएगा बेटा इसका 56,000 जॉल्स। बी इज द आंसर बेटा। क्लियर है बेटा ये? सर सर जी बेटा। सर ये वाला एक बार प्लीज फिर एक्सप्लेन कर सकते हैं? बेटा इसमें कौन सा पॉइंट? सारा तो मैं नहीं कर सकता, इसमें कोई मुझे पॉइंट बताओ जहां से मैं इसको एक्सप्लेन करूं। शाबाश। नहीं सर, ये वाला नहीं, सारा नहीं। जब ये आपने कहा ना कि 100% में से हमने 40 ठीक है, इसका इधर देखो तो बेटा, ये वाला पार्ट मैं बताता हूँ बेटा। इधर देखो, अब पहली चीज़, अगर आप क्वेश्चन पढ़ो तो उसने बेटा जो फ्यूल बर्न किया वो कितना था ये बताओ। सर 1.60 ग्राम ऑफ फ्यूल। और जब ये फ्यूल बर्न हुआ तो क्या 100% एनर्जी बेटा वाटर ने एब्जॉर्ब की या 45%? 45%। तो अब बेटा आपने पहला काम ये करना है कि क्यू निकालना है mc डेल्टा टी से। m क्या था बेटा इसमें? m सर वही तो मैं समझ नहीं आ रहा कि वो हमने कहाँ से वैल्यूज वगैरह लेनी है। ठीक है बेटा, डेल्टा टी क्या है मुझे ये बताओ ज़रा। सर चेंज इन टेम्परेचर। किसका? किसका चेंज इन टेम्परेचर बेटा? किस चीज़ का? क्यू का, जो फ्यूल है उसमें। वाटर का। ये ज़रा क्वेश्चन सर। पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। टेम्परेचर किसका चेंज हो रहा है? ज़रा यहाँ से क्वेश्चन बेटा पढ़ो। Sir, 200 gram of water whose temperature rises from 18 degrees Celsius to 66. तो ये टेम्परेचर किसका चेंज हुआ बेटा? सर वाटर का। तो डेल्टा टी की जगह मैं क्या वैल्यू डालूंगा? 48 डिग्री कि जो वाटर का टेम्परेचर चेंज हुआ है सर जी। या नहीं, पहले ये बताओ। सर इसकी जगह पे जितना सर पानी का टेम्परेचर चेंज हुआ तो हम लोग फिर वो ऐड कर लेंगे इसकी जगह। बेटा डेल्टा टी की जगह ये 48 कैसे हुआ? सर कि वो 18, सर 66 में से वो 18 को सर माइनस ठीक कर। है, ठीक है। अब अगर आपने बेटा डेल्टा टी जो है चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर डाला है तो m क्या होगा? मैस ऑफ वाटर होगा या नहीं होगा? जी सर। तो मैस ऑफ वाटर कितना है जरा पढ़ो। 100 सर, 200 ग्राम। तो 200 डाल दियो। c इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की, वो कितनी है? सर 2.4 तो जूल। बेटा ये वैल्यूज समझ आ गई कहाँ से डाली है? ठीक है। अब मेरी बात सुनो, इस फार्मूला में हमेशा जो वैल्यूज होंगी वो वाटर की डालनी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो सॉल्वेंट वाटर ही यूज कर रहा होता है। ठीक है, जिस चीज का टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा ना, जिस सॉल्वेंट का, तो उसी का आपने मैस डालना होता है। अच्छा, अब ये जो मैंने इसको मल्टीप्लाई करके हीट एनर्जी निकाली, ये बेटा 100% थी या 45% थी? 45। इसको बेटा मैंने 100% में क्यों किया? क्योंकि वो क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल एनर्जी रिलीज। जी सर। टोटल एनर्जी रिलीज का मतलब है कि आप बताएं कि 100% जब फ्यूल बर्न होगा तो फिर कितनी एनर्जी होगी। ये तो 45% की थी, तो 100% के लिए मैंने क्या किया बताओ? सर 100% के लिए फिर हमने कर लिया x इज इक्वल टू 100 टाइम्स जो ये वैल्यू हमारी निकली थी 45% की जितनी वैल्यू निकली थी। तो देखो 45% जो था ना, 45% ये एनर्जी थी, 100% क्या होगी वो हमने फाइंड आउट कर ली यहाँ से। अब बेटा ये जो हीट एनर्जी आई है ये 100% है, ठीक है। लेकिन वो ये कह रहा है कि अब आप ये बताएं कि अगर पहले मुझे ये बताओ आपने फ्यूल कितना बर्न किया बेटा यहाँ पर? 1.60। वो कह रहा है आप बताएं कि 1 ग्राम कितना हीट एनर्जी रिलीज करेगा पर ग्राम। तो बेटा 1.60 ने इतनी हीट एनर्जी दी, आपने 1 ग्राम के लिए निकालना था। अच्छा, तो उसको फिर डिवाइड किया बेटा। अच्छा सर, ये बस ठीक है बेटा, गुड। अब बेटा आ जाए आपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और उस क्वेश्चन से पहले मुझे आपको डेफिनेशंस बेटा कुछ बतानी है। 2 डेफिनेशंस अभी मैंने आपको बतानी है। जो MgSO4 वाला सवाल था वो आप अब बेटा मैं चाह रहा हूँ वही कर लूँ, और आप लोग बेटा पहले ये क्वेश्चन करें ना सब बच्चे, शाबाश। ये क्वेश्चन सब बच्चे करें जी। ये लें जी, मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ। बेटा ये देखें, ये आपका कैलोरी मीटर है बेटा। दिस इज योर कैलोरी मीटर। ये जो ऑपरेटस है ना, ये आपका कैलोरी मीटर है। ये फ्यूल है, बर्न हो रहा है, ऊपर वाटर है,
उसका टेम्परेचर राइज हो रहा है, थर्मोमीटर से बेटा आप मेजर कर रहे हैं। अब देखें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को वो इस तरह भी लिखते हैं आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के, यहाँ से पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है। फिजिक्स में आपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन पढ़ी है या नहीं पढ़ी बेटा? सर हाँ जी बेटा, फिजिक्स में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन पढ़ी है आपने या नहीं? थोड़ी बहुत याद है। मैं आपको बता देता हूँ, नहीं बेटा सुन ले पहले स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन, फिर आपने ये क्वेश्चन करना है बेटा। यूनिट से ही ना आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को बड़े अच्छे तरीके से बता सकते हैं। देखें 4.18 जाउल्स पर ग्राम पर केल्विन। गौर से सुनिएगा बेटा, 1 ग्राम वाटर जो है ना, 1 ग्राम वाटर, उसका 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज करने के लिए, इंक्रीज या डिक्रीज, 1 ग्राम वाटर का 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज करने के लिए या 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने के लिए वाटर को कितनी एनर्जी देनी पड़ती है बेटा? 4.18। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है बेटा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को आप फिर सुनिएगा। ये आपके पास सपोज 1 ग्राम वाटर है बेटा, 1 ग्राम कह लें, 1 ग्राम कह लें या 1 क्यूबिक सेंटीमीटर कह लें, 1 ग्राम कह लें या 1 क्यूबिक सेंटीमीटर कह लें बेटा, बोथ आर करेक्ट, क्योंकि 1 ग्राम और 1 क्यूबिक सेंटीमीटर बराबर होते हैं बेटा। इस 1 ग्राम वाटर का ना टेम्परेचर था सपोज 25 डिग्री। गौर से सुनिएगा बेटा, मैं अगर इस वाटर का टेम्परेचर 25 से 26 करना चाहता हूं बेटा, इस 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर मैं 1 डिग्री राइज करना चाहता हूं, तो मुझे बताएं मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 4.18। यस, ये बेटा इसका मतलब है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब ये है बेटा। यहां से आप देखें कि वाटर के अंदर हीट एब्जॉर्ब करने की कितनी सलाहियत है कि आप वाटर को 4.18 जाउल्स अगर एनर्जी देते हैं तो वाटर इतनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद फिर सिर्फ और सिर्फ कितना टेम्परेचर राइज करता है? 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करता है। तो ये बहुत अच्छी हीट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है वाटर के अंदर। यही रीज़न है कि हम इस वजह से वाटर को बेटा गाड़ियों के अंदर रेडिएटर में डालते हैं इंजन को ठंडा करने के लिए। तो वाटर इसलिए आप एज अ कूलेंट यूज़ करते हैं बेटा कि वाटर हीट को एब्जॉर्ब करता है और अपना टेम्परेचर बहुत कम राइज करता है। 4.18 जाउल एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद सिर्फ और सिर्फ कितना टेम्परेचर चेंज कर रहा है? 1 डिग्री। इसी तरीके से आप इसके ऑपोजिट भी बेटा जा सकते हैं, वो इस तरीके से कि अगर वाटर अपना लेकिन टेम्परेचर, ये तो केल्विन में है, जी बेटा, ये तो केल्विन में और आप सेल्सियस में बता रहे हैं। भाई 1 केल्विन 1 सेल्सियस के इक्वल होता है ना भाई, क्या हो गया बेटा? ये चीज़ें आपको बताई हैं सारी, फिर आप ये चीज़ें बार बार एक ही चीज़, ये चीज़ें हमने डिस्कस की हैं कि 1 केल्विन इज इक्वल टू 1 डिग्री। इसी तरीके से ठीक है सर। 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब देखो उसने यहाँ पर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर लिया हुआ है, मैंने 1 ग्राम बताया हुआ है, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। आप केल्विन में लें या सेल्सियस में लें, देखिए मैंने केल्विन में बताया है, वो डिग्री में बता रहा है। 1 डिग्री 1 केल्विन इक्वल है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर 1 ग्राम इक्वल है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को फिर सुने कि 1 ग्राम वाटर उसका 1 केल्विन टेम्परेचर या 1 डिग्री राइज करने के लिए जितनी एनर्जी आप देंगे दैट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अच्छा बेटा, ये क्वेश्चन तो अब आप इसको इस तरह करें, इसकी पिक्चर लें, इसको तो आप घर से करेंगे, मैं आपको आगे करवा दूं बेटा। इस क्वेश्चन की पिक्चर ले लें, ये ना हो कि कल पर मैं आपको आंसर बता दो। तो ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है? कर रही है बेटा ये आपकी वर्कशीट पे है, ये क्वेश्चन आप लोगों की वर्कशीट पे है। मार्किंग स्कीम भी मैंने आपको सेंड की हुई है ना बेटा, केमिकल एनर्जेटिक्स की, या नहीं की बेटा? सर बहुत पहले की थी। बेटा होगी आप लोगों के पास, चेक कर लीजिएगा, अगर ना हुई तो मैं फिर आपको सेंड कर दूंगा। आप इस क्वेश्चन को बेटा लाजमी कीजिएगा, इस क्वेश्चन का नंबर नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 16 है बेटा ये। अब हम थोड़ी सी मजीद डेफिनेशंस पर बेटा आते हैं। सिक्सटीन का पार्ट 3 करना है सिर्फ सर? हाँ बेटा, ये प्रैक्टिस के तौर पर करना है। वैसे तो आप मतलब एनर्जेटिक्स आप सारा ही करेंगे क्योंकि आपका टेस्ट है। प्रैक्टिस के तौर पर इसको लाजमी कीजिएगा, ये एक अच्छा क्वेश्चन है।
बेटा दो डेफिनेशंस जो भी मैंने आपको फ़ौरन बतानी है, डेल्टा एच, बाकी डेफिनेशन जो बेटा जो मैं नहीं बताऊंगा ना वो आप खुद याद करेंगे, वो हम उसका क्योंकि हैसी साइकिल में इतना रोल नहीं है। अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, डेल्टा एच नॉट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट। बेटा एनहाइड्रस सॉल्ट वो सॉल्ट होता है जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं होते, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता। ये मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। और हाइड्रेटेड सॉल्ट वो सॉल्ट होता है बेटा जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। फॉर एग्जांपल, आप जब कॉपर सल्फेट के बेटा क्रिस्टल्स बनाते हैं तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स कुछ वाटर के मॉलिक्यूल ट्रैप हो जाते हैं किसके अंदर, कॉपर आयन और सल्फेट आयन के अंदर। तो बेटा उन वाटर के मॉलिक्यूल्स को, जी बेटा सर ये लिमिटेड वाटर सप्लाई में जब होता है, अभी मैं आ रहा हूँ बेटा, जब मैं भी डेफिनेशन पे आ रहा हूँ। पहले ये समझ लो कि ये होता क्या है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कि जब भी आप किसी सॉल्ट के क्रिस्टल बनाते हैं तो क्रिस्टल बनाते वक्त कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स क्रिस्टल के अंदर इंट्रैप हो जाते हैं बेटा। तो जो वो वाटर के मॉलिक्यूल जो क्रिस्टल के अंदर ट्रैप हो गए हैं और क्रिस्टल का पार्ट बन गए हैं, उस वाटर को आप कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और ऐसे सॉल्ट को आप बोलते हैं कि ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है क्योंकि इसमें वाटर भी है। होता सॉलिड स्टेट में ही है बेटा वो पूरा सॉल्ट, लेकिन उसके अंदर कुछ वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं वो ट्रैप हुए होते हैं। और बेटा ऐसा अगर आप इसी सॉल्ट को हीट करें, जो ऊपर सॉल्ट है हाइड्रेटेड सॉल्ट, इसको हीट करें तो इससे बेटा वाटर के मॉलिक्यूल्स एवापोरेट हो जाएंगे और अब जो आपके पास सॉल्ट आएगा उस सॉल्ट को बोलते हैं एनहाइड्रस सॉल्ट। ऊपर वाला बेटा सॉल्ट ब्लू कलर का होता है, ओ लेवल्स में आपने पढ़ा हुआ है, और नीचे जो सॉल्ट है ये वाइट कलर का होता है बेटा। दोनों हैं सॉलिड में ही। मुझे ये बताएं कि बेटा जब मैं इस सॉल्ट को, ये जो एनहाइड्रस सॉल्ट है ना, इसको हाइड्रेटेड सॉल्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मुझे क्या चीज़ ऐड करनी पड़ेगी बेटा? लिमिटेड वाटर, कितने मोल्स वाटर के? 5 मोल। 5 मोल्स। तो बेटा इसका देखिए, पहले एग्जाम्पल देख लें। डेल्टा एच नॉट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट, कि ये कॉपर सल्फेट था सॉलिड स्टेट में, मैंने इसके अंदर लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर जो कि 5 मोल है बेटा वो ऐड किया। और लिमिटेड अमाउंट वाटर डालने की वजह से ना मेरे पास यहाँ सोल्यूशन नहीं बनेगा बेटा, सॉलिड ही रहेगा। ये देखें ये सॉलिड में ही है क्योंकि मैंने लिमिटेड वाटर डाला है ना, ज़्यादा तो नहीं डाला। बेटा मुझे ये बताएं, क्या कोई एनर्जी चेंज होगी? क्या इस प्रोसेस के अंदर कोई एनर्जी चेंज होगी या नहीं होगी? जी बेटा होगी सर, होगी। क्योंकि बेटा बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है बेटा, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, एनर्जी लाजमी चेंज होगी। ये वाटर के मॉलिक्यूल इसके क्रिस्टल का हिस्सा बने हैं, कॉपर आयन और वाटर के दरमियान बॉन्ड बना है, सल्फेट आयन और वाटर के दरमियान बॉन्ड बना है, तो लाजमी एनर्जी चेंज आई है। तो बेटा इसकी अब डेफिनेशन ये होगी कि एनर्जी चेंज व्हेन 1 mole of hydrated salt, बेटा ये है जी, 1 mole of hydrated salt is formed from 1 mole of anhydrous salt under the standard condition in standard states। अच्छा बेटा अब यहां पर आपको एक और एग्जांपल बता दूं ताकि आपको ये याद रहे कि हाइड्रेशन ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट में क्या होता है। Na2CO3 ये सोडियम कार्बोनेट है। हर सॉल्ट के पास ना बेटा एबिलिटी होती है कि वो डिफरेंट वाटर के मोल्स को अपने अंदर ट्रैप कर सकता है। तो जिस तरह कॉपर सल्फेट में एबिलिटी है कि 1 मोल कॉपर सल्फेट 5 मोल वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, इसी तरीके से बेटा सोडियम कार्बोनेट में ये एबिलिटी है कि 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट कैन एब्जॉर्ब 10 मोल्स ऑफ वाटर। तो इसलिए यहाँ पर Na2CO3 डॉट 10H2O। एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि रहेगा सॉल्ट सॉलिड स्टेट में ही बेटा, ये सोल्यूशन ना बनवाइएगा, सॉल्ट रहेगा सॉलिड स्टेट में ही। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट। बेटा एक तो ये चीज़ आपने याद करनी है क्योंकि अगली जो साइकिल आ रही है उसमें बेटा इसका ये यूज़ होगा।
बेटा दूसरी जो डेफिनेशन है उसको बोलते हैं डेल्टा एच नॉट ऑफ सोल्यूशन। बेटा ये पता है क्या है कि आपके पास वाटर है और बेटा वाटर के अंदर कोई भी सॉल्ट डालते हैं, फॉर एग्जांपल बेटा एक्सेस वाटर, ये मेरे पास बेटा एक एक्सेस वाटर है और इसके अंदर बेटा मैं सॉल्ट डालता हूँ सपोज NaCl। क्या समझते हैं भाई, जब भी कोई सॉल्ट आप वाटर में डालते हैं तो क्या एनर्जी चेंज आएगी, क्या बॉन्ड ब्रेक होते हैं या नहीं होते जब भी आप कोई सॉल्ट वाटर में डालते हैं? होगी, आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा यस बेटा, वाटर जो है ना इसके आयनिक बॉन्ड ब्रेक करता है, सोडियम आयन को अलहदा करेगा, क्लोराइड आयन को अलहदा करेगा, पहले तो इसका बॉन्ड ब्रेक करेगा और फिर इन आयंस के साथ वाटर बेटा खुद एक इंटरेक्शन क्रिएट करेगा, इसलिए एनर्जी चेंज तो आती है। तो यहाँ पर बेटा इसकी एग्जांपल क्या होगी ज़रा देखें, कोई भी सॉल्ट बेटा आप 1 मोल सॉल्ट लें, 1 मोल सॉल्ट उसको आप वाटर में डालें बेटा। अब देखें यहाँ पर मैंने जो वाटर लिखा था ना, आप ज़रा नोट कीजिएगा, यहाँ मैंने वाटर लिखा था 5H2O 10H2O, यहाँ पर मैं वाटर को किस तरह लिख रहा हूँ AQ, मतलब एक्वस। जब वाटर एक्सेस अमाउंट में हो तो आपको फिर H2O मत लिखें, अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा है एग्जाम में भी आप AQ लिखें, इससे उनको खुद पता चल जाएगा कि अच्छा इसने इस दफ़ा वाटर एक्सेस में लिया हुआ है और आप कोई सोल्यूशन बनाने जा रहे हैं। क्या बनाने जा रहे हैं? सोल्यूशन। तो बेटा NaCl को जब आप एक्सेस ऑफ वाटर में डालेंगे तो क्या होगा बेटा, NaCl सॉलिड में रहेगा या डिसॉल्व हो जाएगा? आयंस में कन्वर्ट आयंस में जब कन्वर्ट होता है तो आप इसको एक्वस लिखते हैं। तो इसी बेटा इक्वेशन को, इसी डेल्टा एच नॉट ऑफ सोल्यूशन की इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि NaCl सॉलिड जब आप उसको वाटर में डालेंगे तो आपके पास Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन। बेटा अब इसमें याद रखिएगा, डेफिनेशन मैं बोल देता हूँ क्योंकि आपको मैंने पहले लिखवाई हुई है, वहीं से देख लीजिएगा कि एनर्जी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ सॉल्यूट इज डिसॉल्व in excess of solvent to make an infinite dilute solution under the standard condition। बेटा ये जो यहाँ पर एक वर्ड यूज मैंने किया है कि आपने बहुत ही डाइल्यूट सोल्यूशन बनाना है, उसका मकसद पता है क्या है कि पानी आपने जानकर ज़्यादा डालना है ताकि जो सॉल्ट है ना आपका वो अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो जाए इसके अंदर। ठीक है, सॉल्ट अच्छे तरीके से डिज़ोल्व करने के लिए आप एक्सेस वाटर लेंगे ताकि आपके जो सॉल्ट के बॉन्ड ब्रेक होने हैं वो सारे के सारे ब्रेक हो जाएं। जी बेटा। तो यहाँ पर एक्सेस एंड इन्फिनिट के कीवर्ड जरूरी है क्या? जी बेटा, इन्फिनिट डाइल्यूट सोल्यूशन तो लाजमी लिखना है आपने, एक्सेस बेशक ना लिखें लेकिन इन्फिनिट डाइल्यूट सोल्यूशन आपने लाजमी लिखना है बेटा। सर जी बेटा। इसमें एनहाइड्रस सॉल्ट डालो या वो हाँ बेटा वो भी बताता हूँ, गुड गुड बेटा वो भी बताता हूँ। अगर आप इसमें हाइड्रेटेड सॉल्ट डालते हैं लाइक दिस कॉपर सल्फेट .5H2O सॉलिड, इसको आप जब वाटर में डालेंगे तो बेटा ये जो वाटर के मोल्स है ना ये सॉल्वेंट का हिस्सा बन जाएंगे। बस अभी देखिएगा ऐसे। तो आप एक चीज़ याद रखें कि डेल्टा एच नॉट ऑफ सोल्यूशन में क्या होगा कि जो आपका 1 मोल बेटा 1 मोल जो आपका सॉल्यूट होगा वो एक्वस फॉर्म में जाएगा, हमेशा हमेशा एक्वस फॉर्म में जाएगा। और ये जो वाटर होगा बेटा ये क्या करेगा, सॉल्वेंट का हिस्सा बन जाएगा। जिस तरीके से मैं भी आपसे बेटा पूछता हूँ यहाँ पर, अब आपने मुझे बताना होगा कि ये मैग्नीशियम सल्फेट सॉलिड प्लस 7H2O लिक्विड, इट गिव्स MgSO4 .7H2O सॉलिड। बेटा ये कौन सी एनर्जी चेंज है? सर ये दूसरी वाली है बेटा उसका नाम लेना, पहली दूसरी क्या है इसका नाम ले, शाबाश। देखें इसमें आपके पास सॉल्यूशन बन रहा है कहीं पर? नो, दिस इज द डेल्टा एच नॉट ऑफ हाइड्रेशन। आपने एक हाइड्रेटेड सॉल्ट बेटा बनाया है, हाइड्रेटेड सॉल्ट फ्रॉम एनहाइड्रस सॉल्ट, एनहाइड्रस सॉल्ट से। इसी तरीके से बेटा अगर मैं इस तरह आपसे पूछूं MgSO4 सॉलिड एक्वस, ये बेटा कौन सी इंथैल्पी चेंज होगी? जी बताएं शाबाश। डेल्टा एच नॉट ऑफ सोल्यूशन। अब एक और बताइएगा, क्योंकि देखें सोल्यूशन में जो आपका सॉलिड सॉल्ट है वो एक्वस में जाता है। अब ये भी बताइएगा बेटा
MgSO4 डॉट 7H2O सॉलिड ये बताइएगा बेटा ये क्या है? ये भी सोल्यूशन है। वेल डन बेटा। अब देखिए इसको फिर समझें बेटा, इसको फिर समझें कि जो सोल्यूशन होगा ना बेटा, सोल्यूशन के अंदर एक तो आप एक्सेस अमाउंट वाटर की लेंगे और आप सोल्यूशन बनाएंगे, जो प्रोडक्ट होगा आपका सॉल्ट एक्वस फॉर्म में होना चाहिए, चाहे हाइड्रेटेड सॉल्ट हो या एनहाइड्रस हो बेटा, सोल्यूशन दोनों से बनता है। जहरी बात है किसी भी सॉल्ट को चाहे वो हाइड्रेटेड हो या एनहाइड्रस हो, आप वाटर में डालेंगे उसका सोल्यूशन बन जाएगा। तो इस एनर्जी चेंज को डेल्टा एच नॉट ऑफ सोल्यूशन। लेकिन यहाँ देखिए अगर एक सॉल्ट के अंदर आप लिमिटेड वाटर डाल रहे हैं और वो स्टिल सॉलिड स्टेट में है तो इसको बोलेंगे डेल्टा एच नॉट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट। अब बेटा हम आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर जिसके लिए मैंने आपको ये दो डेफिनेशंस करवाई हैं। बेटा किसी को याद है वो क्वेश्चन नंबर मैग्नीशियम सल्फेट वाला है? फिर 8 है मेरे ख्याल से। 8 नहीं है, 7 है, ये आ गया बेटा। चलिए जी बेटा इस क्वेश्चन को जरा गौर से पढ़ें हम। बेटा इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे बी पार्ट जरा। कह रहे कि enthalpy change of hydration of anhydrous salt can be calculated by using two separate experiment. फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जरा देखिएगा जी। इन द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट 45 ग्राम बेटा उसने वाटर लिया हुआ है इस बीकर के अंदर। बेटा 45 ग्राम वाटर है और बेटा इस वाटर के अंदर उसने 3.01 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट डाला है बेटा। 3.01 ग्राम। देखिए मैग्नीशियम सल्फेट लिखा हुआ है, इज इट हाइड्रेटेड या एनहाइड्रस बेटा? कौन सा सॉल्ट है ये जी बेटा, कौन सा सॉल्ट है ये? एनहाइड्रस। क्योंकि वाटर नहीं है इसमें, ये एनहाइड्रस है बेटा। जो ही उसने मैग्नीशियम सल्फेट वाटर में डाला और उसको स्टिर किया अच्छे तरीके से तो टेम्परेचर रोज फ्रॉम 23.4 टू 34.7। बेटा क्या आएगा जी यहाँ पर इसका अगर डिफरेंस निकालें आप, 34.7 माइनस 23.4 तो ये आ रहा है 11.3। तो बेटा आप यहाँ पर आपने क्या करना है, कैलकुलेट द हीट एनर्जी ट्रांसफर टू द वाटर। तो ये फार्मूला बेटा लगा लें, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। बेटा यहाँ पर M क्या होगा मुझे बताओ हमजा, M क्या होगा इधर? 3.01 होगा बेटा हमजा। M मैस क्या होगा? 3.01। बेटा कोई और बच्चा बता दे जल्दी से। ये बेटा बताइएगा ना मैथ्स क्या होगा, शाबाश बोले ना, बोल नहीं रहे आप लोग। सर 45 ग्राम होगा। 45 ग्राम बेटा, इसलिए कि देखें जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है वो वाटर का चेंज हो रहा है। वाटर का टेम्परेचर जो चेंज हुआ है 11.3, तो वो आपने बेटा यहाँ पर लिखा है। तो जब टेम्परेचर वाटर का होगा तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी आपने वाटर की डालनी है बेटा 4.18। और जब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की है तो आपने मैस भी वाटर का डालना है जो कि 45 है। तो बेटा इस सारे को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें 45 टाइम्स 4.18 इंटू 11.3, बेटा ये आपका आंसर आ रहा है 2125.53 जूल्स। अब बेटा वो ये कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट डिसॉल्व। आपने कितना मैग्नीशियम सल्फेट डिसॉल्व किया उसके मोल निकालें बेटा। कितना मैग्नीशियम सल्फेट डिसॉल्व किया जी? 3.01 ग्राम। बेटा इसकी तरह मोल निकाल लेंगे, देखें मोल्स इज इक्वल टू मैस इन ग्राम कितना है 3.01। बेटा मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला मैस निकालना है जी, MgSO4। बेटा मैग्नीशियम का होता है 24.3, सल्फर है बेटा 32 और ऑक्सीजन है बेटा 4 इंटू 16। तो ये बेटा आ रहा है 120.3, ठीक है जी इसका फॉर्मूला मैस। आप अगर इसको अब कैलकुलेट कर लें 3.01
डिवाइडेड बाय 120.3, तो ये बेटा Sir, कितना? जी बेटा, मैग्नीशियम 24 नहीं होता? तो 24.3 होता है। आप अगर अपना पीरियोडिक टेबल देखेंगे ना, जो ए लेवल्स में आपको दिया जाता है, ओ लेवल्स में जो आपको पीरियोडिक टेबल दिया जाता है उसमें 24 होता है। आपने ए लेवल्स के पीरियोडिक टेबल जब आपको मिलेगा एग्जाम में, तो उसके अंदर मैग्नीशियम का जो एक्यूरेट एटॉमिक मास है दैट इज द 24.3। ठीक है। अच्छा बेटा, अब देखिएगा, ठीक। ये आपके मोल आ गए हैं भाई। मुझे ये बताएं, कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि ये जो मैंने मैग्नीशियम सल्फेट को बेटा 45 ग्राम वाटर में डाला, तो ये कौन सी इंथैल्पी चेंज है बेटा? इज इट हाइड्रेशन और सोल्यूशन, क्या है ये सर ये सोल्यूशन होगा। बेटा? बाकी बच्चे क्या कहते हैं? शाबाश, इस पे बाकी बच्चे भी ज़रा कमेंट करें। ये जो मैंने 3.01 ग्राम, सोल्यूशन। बेटा बाकी बच्चे भी बताएं ना, और कोई बच्चा भी बताए क्या सोल्यूशन है या नहीं। मैं कह रहा हूँ कि ये सोल्यूशन नहीं है, आप लोग क्या कहते हैं? सर लेकिन इसमें ग्राम्स उसके कम है और पानी के ज्यादा है, तो फिर ये सोल्यूशन ही होगा ना। बेटा बाकी बच्चे क्या कहते हैं जी? अभी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। आपने बताया सोल्यूशन है, मैं कह रहा हूँ सोल्यूशन नहीं है ये। दिस इज़ नॉट डेल्टा एच नॉट ऑफ सोल्यूशन। जी बेटा बाकी बच्चे भी बताएं जल्दी से कि अगर सोल्यूशन है या नहीं है। ये जो 3.01 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट मैंने एक्सेस ऑफ वाटर में डाला है और उसका सोल्यूशन बनाया है, क्या मैं इसको डेल्टा एच नॉट ऑफ सोल्यूशन बोल सकता हूँ या नहीं? हाँ जी बेटा बताइएगा जल्दी से। जी एमन, आप मुझे बताएं, एमन, इज इट डेल्टा एच नॉट ऑफ सोल्यूशन? Solution है sir. बेटा ये अभी तक सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि डेल्टा एच नॉट ऑफ सोल्यूशन के अंदर अगर आप डेफिनेशन देखें तो हम ये वहाँ डेफिनेशन में कहते हैं कि 1 मोल ऑफ अ सॉल्यूट इज डिसॉल्व। आपने कितने मोल सॉल्यूट डिसॉल्व किए हैं भाई? आपने कितने मोल सॉल्यूट डिसॉल्व किए हैं मैग्नीशियम सल्फेट के? 0.025। तो ये अभी सोल्यूशन नहीं है। इसको आप सोल्यूशन कहेंगे, डेल्टा एच नॉट नहीं कहेंगे। तो अब डेल्टा एच नॉट ऑफ सोल्यूशन कहने के लिए बेटा वो आगे स्टेप में देखें, अब आ रहा है, ये देखें जरा इधर। कैलकुलेट द इंथैल्पी चेंज ऑफ सोल्यूशन। अब बेटा देखें, ये बताएं कि ऊपर जो आपने मैग्नीशियम सल्फेट के मोल निकाले हैं वो कितने हैं बेटा? इसको याद रखिएगा, 0.0250। और बेटा इसने कितनी हीट एनर्जी रिलीज की है? ये मैग्नीशियम सल्फेट जब आपने डाले तो कितनी हीट एनर्जी वाटर ने एब्जॉर्ब की है बेटा? 2125.53। ठीक है, ये याद रखिएगा वैल्यू अभी कि 0.025 मोल्स जो बेटा मैग्नीशियम सल्फेट के आपने वाटर में डाले थे, तो उसने कितनी हीट एनर्जी रिलीज की थी? 2125.53। बेटा वो क्या चाह रहा है? अब जरा आप यूनिट को देखें तो आपको खुद समझ आ जाएगी कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है बेटा। वो किस यूनिट में आंसर चाह रहा है? किलो जाउल्स में और पर मोल में। ठीक है, आपने जो अभी तक निकाला है कि 0.025 मोल मैग्नीशियम सल्फेट के 2125.53 जाउल्स हीट एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। इसको किलो जाउल बेटा अगर हम यहीं पर कर लें तो डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे, तो डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो बेटा ये पॉइंट जो है ना आपका यहाँ पर आ जाएगा 2 के बाद। ठीक है, जब डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो मैं इसको क्यों करेंगे, क्योंकि वो बेटा उसकी डिमांड है, ये देखें किलो जाउल्स में वो पूछ रहे हैं, तो हम इसको बेटा यहीं पर ही ठीक कर देते हैं। ये आ जाएगा 2 ये बेटा आपके पास आ जाएगा किलो जाउल्स। ठीक है जी, मैंने क्या किया, सिर्फ इस पॉइंट को बेटा उठाकर पीछे ले गया हूँ, क्योंकि डिवाइड बाय 1000 जब करेंगे तो यही आएगा, आप लोग कैलकुलेटर से कर लीजिएगा। अब बेटा आपने यहाँ बताना है पर मोल के लिए। मोल -1 का मतलब होता है कि एक मोल कितनी एनर्जी को रिलीज करेगा। तो बेटा ये तो एनर्जी रिलीज किया 0.025 ने, तो 1 मोल जो होगा मैग्नीशियम सल्फेट का, ये कितनी हीट एनर्जी रिलीज करेगा बेटा? x। तो यहाँ से आप बेटा पर मोल के लिए बता सकते हैं, तो 2.12553 डिवाइडेड बाय 0.025, तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा 85.02। बेटा इंक्लूड अ साइन विद योर आंसर। ये रिएक्शन एक्सो था या एंडो था?
ज़रा टेम्परेचर चेक कर लें। बेटा टेम्परेचर क्या था जी, क्या हुआ था, टेम्परेचर राइज हुआ था, बताइएगा। राइज हुआ था सर, एक्सो है। बेटा इसलिए ये रिएक्शन होगा एक्सो। अब बेटा मुझे ये बताएं कि मैंने अभी तक क्या किया कि आपको यहाँ पर डेल्टा एच नॉट ऑफ सोल्यूशन मैग्नीशियम सल्फेट का हमने खुद कैलकुलेट किया ना बेटा, ये आपने खुद देखे, अभी थ्योरेटिकल वैल्यू आपने खुद कैलकुलेट की है कि किस तरीके से कि एक वाटर के अंदर जब आपने 1 मोल मैग्नीशियम सल्फेट डाला तो कितनी एनर्जी चेंज आई या कितनी हीट एनर्जी रिलीज हुई, -85.02। अब बेटा इसका दूसरा पार्ट ज़रा पढ़ लें जो बच्चों को समझ नहीं आता बेटा। यहाँ से इन द सेकेंड एक्सपेरिमेंट द इंथैल्पी चेंज ऑफ सोल्यूशन फॉर द हाइड्रेटेड सॉल्ट। बेटा एक चीज़ ज़रा मुझे बताइएगा, ये जो आपने वाटर के अंदर मैग्नीशियम सल्फेट डाला था, ये कौन सा सॉल्ट डाला था बेटा, हाइड्रस या एनहाइड्रस? अगर याद नहीं है, एनहाइड्रस। अगर याद नहीं है तो इस क्वेश्चन को फिर पढ़ लें बेटा। ये देखिए मैंने इसलिए आपसे यहाँ पूछा था कि 3.01 ग्राम ऑफ MgSO4, कोई वाटर इसके साथ नहीं है। तो आपने ये जो बेटा हीट एनर्जी निकाली है ना अभी, ये हीट एनर्जी बेसिकली एनहाइड्रस की है, ये एनहाइड्रस है बेटा, ठीक है जी, दिस इज एनहाइड्रस। लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वाटर नहीं है। लेकिन अब वो क्या कह रहा है कि अब एक और एक्सपेरिमेंट बेटा हुआ और उस एक्सपेरिमेंट के अंदर बेटा उस एक्सपेरिमेंट के अंदर आपने वाटर के अंदर जो सॉल्ट डाला था वो हाइड्रेटेड नहीं इस दफ़ा डाला, वो आपने एनहाइड्रस डाला है बेटा, MgSO4.7H2O। ये देखिए जी, इस दफ़ा आपने सॉल्ट डाला है हाइड्रेटेड। और बेटा इसके लिए जो डेल्टा एच आया ना उसने खुद बता दिया, आपको कैलकुलेट नहीं करना, ये देखिए उसने खुद बता दिया है। तो हम बेटा यहाँ पर ये दोनों डाटा जो है ना जो अभी हमने कैलकुलेट किए, मैं यहाँ टेबल में इसको बना देता हूँ कि दो वैल्यूज़ हमारे पास है। पहली वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है, डेल्टा एच नॉट ऑफ सोल्यूशन ऑफ MgSO4, ये तो बेटा हमने खुद निकाली थी, कितनी है ये, -85.02। और बेटा दूसरा उसने हमें बताया है, ये भी हम लिख लेते हैं कि डेल्टा एच नॉट ऑफ सोल्यूशन ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट, ये भी बेटा गिवन है हमारे पास। अब डेल्टा एच नॉट ऑफ सोल्यूशन ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट MgSO4.7H2O, और बेटा इसकी वैल्यू कितनी उसने बताई है, ये देखें +9.60। अब बेटा आपसे वो क्या पूछ रहा है ज़रा देखिएगा गौर से। बेटा देखें जब आपने हाइड्रेटेड सॉल्ट डाला है तो एनर्जी चेंज आ रहा है +9.60। इसको मैं फिर ज़रा साफ करके लिखता हूँ। ये बेटा आपके पास जो वैल्यू आ रही है इधर +9.60, जब आप कौन सा सॉल्ट डालेंगे, हाइड्रेटेड सॉल्ट डालेंगे वाटर में, और जब आप एनहाइड्रस सॉल्ट डालेंगे बेटा तो ये एनर्जी आ रही है। यहाँ से आप डिफरेंस देखें बेटा, एनहाइड्रस सॉल्ट डालेंगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो कर रहा है, हाइड्रेटेड सॉल्ट डालेंगे वाटर में तो एंडोथर्मिक रिएक्शन शो कर रहा है। अब उसका क्वेश्चन ये है कि ये बताएं, यूज द इक्वेशन बिलो फॉर द हाइड्रेशन ऑफ एनहाइड्रस मैग्नीशियम सल्फेट टू कंस्ट्रक्ट suitable fully labeled energy cycle that will allow you to calculate the enthalpy change for this reaction। बड़ा इस रिएक्शन का नाम सजेस्ट करें, ये कौन सी इंथैल्पी चेंज है भाई जो उसने बताई आपको, ये बेटा कौन सी इंथैल्पी चेंज है बताएं, शाबाश। एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट, राइट। वो ये कह रहा है कि बताएं कि इसमें एनर्जी चेंज क्या होगी भाई, इसमें आपने एनर्जी चेंज बतानी है, डेल्टा एच। बेटा हमारे पास एक बॉक्स ये है बेटा, एक हमारे पास ट्राइंगल का कॉर्नर ये है, और बेटा तीसरा ट्राइंगल हमारे पास ये है। अब देखें हमारे पास गिवन क्या है बेटा, गिवन क्या है जी हमारे पास। अगर मैं इस टेबल को बेटा यहाँ से, इस टेबल को मैं रब करके इसको और आसान करके लिखता हूँ।
एक मिनट बेटा, इसको मैं ज़रा अब देखें हमारे पास जो गिवन है ना डाटा, वो मैं सारा यहाँ लिखता हूँ ताकि आपको समझ आए कि क्या गिवन है बेटा। एक तो हमारे पास ये गिवन है कि ये मैग्नीशियम सल्फेट जो था सॉलिड स्टेट में, इसको आपने जब एक्सेस ऑफ वाटर में डाला तो आपके पास बेटा MgSO4 एक्वस बना। कोई बच्चा मुझे बता सकता है इस प्रोसेस में एनर्जी चेंज कौन सी आई है? शाबाश, सामने लिखी हुई है वैल्यू। क्या इसमें एनर्जी चेंज आई थी? एंडोथर्मिक। इसमें एनर्जी चेंज क्या आई थी? वैल्यू बोले। -85.02 वेल डन बेटा, -85.02। तो ये हमारे पास गिवन है। अच्छा, और हमारे पास क्या गिवन है देखें, उसने यहाँ पर बताया हुआ, ये देखें इक्वेशन खुद बना लेते हैं। MgSO4 डॉट 7H2O सॉलिड, और बेटा इसको आपने एक्वस वाटर, एक्सेस ऑफ वाटर में डाला तो आपके पास बेटा MgSO4 एक्वस बना। कोई बच्चा मुझे बता सकता है इस इंथाल्पी को क्या बोलेंगे बेटा? इस इंथाल्पी को क्या बोलेंगे? ये जो नीचे वाली मैंने रिएक्शन लिखी है, हाइड्रेटेड। बेटा सोच के बोलें, सोच के सॉल्यूशन। देख लें। एक्वस में जा रहा है, एंड प्रोडक्ट देख लिया करें। एक्वस में जा रहा हो 1 मोल हो और एक्वस में जा रहा है, सॉल्यूशन है सर। सोल्यूशन है बेटा, सोल्यूशन है। लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है बेटा? इन दोनों में फ़र्क बताएं। ऊपर वाला सोल्यूशन, ऊपर वाला भी सोल्यूशन है, नीचे वाला भी सोल्यूशन सर है। ऊपर हाइड्रस था और नीचे हाइड्रेटेड सॉल्ट। बेटा ऊपर एनहाइड्रस था और नीचे हाइड्रेटेड है। तो इसकी वैल्यू गिवन है बेटा हमारे पास जब आप एक हाइड्रेटेड सॉल्ट एक्सेस ऑफ वाटर में डालेंगे। सर +9.60। बेस्ट बेटा, ये दो हमारे पास वैल्यूज गिवन है, ठीक है। अब आपने इस साइकिल को कंप्लीट करना है। मुझे ये बताएं, ये मैग्नीशियम सल्फेट जो प्रोडक्ट है, ये इस ट्रायंगल में कहीं लिखा हुआ है बेटा? एक्वस मैग्नीशियम सल्फेट, सोच के बोलिएगा। एक्वस मैग्नीशियम सल्फेट लिखा हुआ है इस ट्रायंगल में कहीं पर? नहीं बेटा बेसिकली हमने इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ एडजस्ट करना है ना, इन दोनों इक्वेशंस को इस ट्रायंगल में एडजस्ट करना है। तो पहली इक्वेशन को हम एडजस्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम देख रहे हैं कि ये प्रोडक्ट कहाँ पर है। बेटा कहीं आपको नज़र नहीं आ रहा, तो ये आपको लिखना पड़ेगा ऐसे करके, MgSO4 एक्वस। अब बेटा MgSO4 एक्वस तो मैंने लिख दिया। सॉलिड मैग्नीशियम सल्फेट आपको कहाँ नज़र आ रहा है? कॉर्नर नंबर 1, 2 या 3? सॉलिड मैग्नीशियम सल्फेट। सर ये पार्ट समझ आ गया कि इधर क्यों लिखे हैं इसलिए, लेकिन जनरली मुझे इसकी रीजन नहीं समझ आ रही कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम हाइड्रेशन का किस तरह लिंक करके इसको इस बॉक्स में लिखेंगे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो आपको पता है कि ये दो इक्वेशंस आपके पास गिवन है ना बेटा? जी और आपने इन दोनों इक्वेशंस को इस ट्रायंगल में एडजस्ट करना है। तो पहली बात तो मैंने ये पूछी कि मैग्नीशियम सल्फेट एक्वस आपको ऊपर वाली इक्वेशन में नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने नीचे लिख दिया। अब मैं इसको लिंक करना चाह रहा हूँ। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि एक्वस मैग्नीशियम सल्फेट सॉलिड मैग्नीशियम एनहाइड्रस मैग्नीशियम सल्फेट से बन रहा है, MgSO4 सॉलिड। तो MgSO4 सॉलिड आपको किस कॉर्नर में मिल रहा है? 1 पर, 2 पर, कहाँ पर मिल रहा है MgSO4 सॉलिड? इन दोनों बेटा पहले मेरी बात का आंसर दे दो, पहले मेरी बात का आंसर दे दो कि MgSO4 आपको किस कॉर्नर पर मिल रहा है? 1 पर है, 2 पर है? 1 पर। तो मुझे इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मैच करना है, नीचे की तरफ आना है। अब रह गया आपका क्वेश्चन अगर ये कि भाई एक्सेस वाटर किधर है, तो आप वो खुद सर ये ऐड स्टेप कर समझ दें। नहीं आई। बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि सर ये एरो वाला स्टेप फिर से बताइएगा। मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि आपने इन इक्वेशंस को, ये जो बेटा इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशंस को इस ट्रायंगल में एडजस्ट करना है, ठीक है। तो एडजस्ट करने के लिए मैंने सबसे पहले देखना है इनका प्रोडक्ट, एक्वस मैग्नीशियम सल्फेट। एक्वस मैग्नीशियम सल्फेट ऊपर मुझे दोनों बॉक्सेस में नज़र नहीं आ रहा, इसलिए बेटा मैंने नीचे लिख दिया है एक्वस मैग्नीशियम सल्फेट। अब ये जो एक्वस मैग्नीशियम सल्फेट है बेटा, ये किससे बन रहा है? रिएक्टेंट क्या है इसका? सर MgSO4 ही है लेकिन सॉलिड में। सॉलिड। तो कहाँ पर है बेटा सॉलिड? ऊपर के बॉक्स में सॉलिड नज़र आ रहा है, MgSO4 सॉलिड। यस सर, टॉप लेफ्ट पे। तो बेटा अब टॉप लेफ्ट पे है। तो अब मुझे ये बताओ कि
डायरेक्शन किधर होनी चाहिए? सॉलिड से एक्वस बन रहा है ना, तो एरो की डायरेक्शन नीचे नहीं लगाऊं मैं ताकि सॉलिड से एक्वस बन जाए? लगा सकते हैं सर, इसमें एक्वस लिख सकते हैं साथ में। एक्वस आप साइड पे लिख देना अपने आसानी के लिए, ये नहीं मैंने लिख दिया एक्वस। ठीक है, समझ गया। अब दूसरे पर आ जाए बेटा, दूसरे पर ये जो मैग्नीशियम एक्वस मैग्नीशियम सल्फेट है बेटा, एक्वस मैग्नीशियम सल्फेट, ये कहां पर आपको नजर आ रहा है इन तीनों कॉर्नर्स में? ये नीचे है बेटा, एक्वस मैग्नीशियम सल्फेट। लेकिन इसका रिएक्टेंट क्या है बेटा? हाइड्रेटेड MgSO4.7H2O सॉलिड। ये किधर नजर आ रहा है? MgSO4.7H2O सॉलिड टॉप राइट में। बेटा ये एरो की डायरेक्शन नीचे होनी चाहिए या नहीं? जी सर, नीचे ही होगी। तो यहाँ वैल्यू लिख दो। यहाँ क्या आ रहा है? +9.60 है। और बेटा जब ये एनहाइड्रस से बन रहा है तो -85.02 है। यहाँ पर अगर आप कंफ्यूज, यहाँ भी एक्वस लिख दें बेटा ताकि आपका कंफ्यूजन। हाँ जी अब्दुल्ला ऐसे आप अपना क्वेश्चन पूछो। मेरा ये क्वेश्चन था कि ये समझ आ गई थी कि इक्वेशन किस तरह फिट इन हुई है। मैं बस ये पूछना चाहता कि इस तरह जिधर इसने हमें दो इक्वेशन दी हैं इस क्वेश्चन में, कि हर क्वेश्चन में इस तरह दो इक्वेशन देगा? जहरी बात है बेटा, देखो यहाँ इक्वेशन उसने दूसरी नहीं दी लेकिन हमने खुद आसानी के लिए बना ली है। देखो उसने स्टेटमेंट यहाँ पढ़ो ना, तो उसने बस बताया कि इंथैल्पी चेंज फॉर दी हाइड्रेटेड सॉल्ट वाज कैलकुलेटेड। अब आपको इक्वेशन बना लें तो आसानी हो जाती है, आपको पता चल गया अच्छा हाइड्रेटेड सॉल्ट को भी वो सोल्यूशन में बेटा कन्वर्ट कर रहा है। देखो ना इंथैल्पी चेंज ऑफ सोल्यूशन आपको देगा नहीं है। देखो इस वर्ड पर गौर करो, इंथैल्पी चेंज ऑफ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन बनाना है आपने हाइड्रेटेड सॉल्ट का, तो ये इक्वेशन बनेगी जिसको आपने फिट कर लिया यहाँ पर। तो बेटा नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप क्या करेंगे? बेटा नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप क्या करेंगे? बस यहाँ से डेल्टा एच फाइंड आउट कर लेंगे। जी बेटा जी, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट ढूंढेंगे। हाँ बेटा स्टार्टिंग पॉइंट तो अब यहाँ आसान है कि जहाँ से तमाम एरोज निकल रहे हैं वो बेटा आपका ये है जी। आप देख लो तमाम एरोज, ये एरो भी यहाँ से निकल रहा है, ये एरो भी। दिस इज़ योर स्टार्टिंग पॉइंट। और बेटा फाइनल पॉइंट ये नीचे है जहाँ पर तमाम एरोज आ रहे हैं। बेटा एक रूट ये होगा, दिस इज फर्स्ट रूट। और बेटा सेकंड रूट इसका बेटा ये होगा ऐसे। इस तरीके से बेटा आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब बेटा ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था इसलिए मैंने करवा दिया। अब आ जाए एक और डेफिनेशन पर जिसका नाम है एटोमाइजेशन। इसकी पहले डेफिनेशन मैं आपको लिखवा देता हूं। याद रखिएगा कि एटोमाइजेशन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक बेटा, इसको भूलना नहीं है। ये हमेशा क्या होगा? एंडोथर्मिक होगा। अभी आपको रीजन बताता हूं क्यों। इसकी डेफिनेशन ये है, एनर्जी एब्जॉर्ब when 1 mole of gaseous atom is formed। बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आपने याद रखना है कि 1 mole of gaseous atom is formed or from its element under the standard condition। बेटा एक मिनट अजान हो लेने दें।
अच्छा बेटा, एटमाइजेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी एग्जांपल ज़रा देख लें। 1 मोल ऑफ गैशियस एटम इज फॉर्म्ड, ये आपने पहले लिखना है बेटा। आपका जो प्रोडक्ट होगा ना वो हमेशा एक ही चीज़ होगी, साथ में कोई और चीज़ नहीं होगी, और गैशियस एटम होगा, मॉलिक्यूल नहीं होगा। फ्रॉम इट्स एलिमेंट, बेटा क्लोरीन का जो एलिमेंट है उसका फॉर्मूला क्या होता है क्लोरीन एलिमेंट का? Cl2. Cl2। अब बेटा इसकी स्टैंडर्ड स्टेट क्या है रूम टेम्परेचर Cl2 की? गैशियस फॉर्म है, सर गैस है। और बेटा बैलेंस करना है, यहाँ पर आपका 1 मोल बनना चाहिए, तो इसको मैं क्या करूँगा, हाफ करूँगा, हाफ मोल, ठीक है। हाफ इनटू अगर मैंने हाफ ना किया ना बेटा फिर गलत हो जाएगा। देखें, जब आप 1 मोल क्लोरीन को तोड़ते हैं ना तो आपके पास 2 मोल गैशियस एटम बन जाएंगे। तो इसलिए अच्छा आपको एक तो ये चीज़ बता दूं बेटा, जब भी आप कोवलेंट बॉन्ड तोड़ते हैं ना किसी भी मॉलिक्यूल के दरमियान, तो जो एटम बनते हैं वो हमेशा गैशियस फॉर्म में बनते हैं। हमेशा जब भी आप कोवलेंट बॉन्ड तोड़ेंगे या मेटेलिक बॉन्ड भी तोड़ेंगे बेटा, तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो गैशियस में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होगा। और दूसरी चीज़ मैंने आपसे कहा था कि ये एंडोथर्मिक है, क्यों? तो आप देख सकते हैं बेटा एटमाइजेशन के अंदर आपको बॉन्ड ब्रेक करना है, और बॉन्ड ब्रेकेज हमेशा कौन सा प्रोसेस होता है? बॉन्ड ब्रेकेज हमेशा कौन सा प्रोसेस होगा? एंडोथर्मिक। इसलिए ये जो एटमाइजेशन है इसके लिए डेल्टा H इज ऑलवेज पॉजिटिव। मैं भी आपको थोड़ी सी और एग्जांपल बेटा इसकी देता हूँ। 1 मोल ऑफ गैशियस एटम इज फॉर्म्ड, ये देखिएगा बेटा, 1 मोल ऑफ गैशियस एटम इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट। बेटा सोडियम एलिमेंट का सिंबल क्या होगा स्टेट रूम टेम्परेचर पर? सॉलिड। यस, तो बेटा ये भी एटमाइजेशन है। देखें इस सॉलिड सोडियम के अंदर मेटेलिक बॉन्ड्स थे बहुत सारे, तो आपने इस सॉलिड सोडियम में से मेटेलिक बॉन्ड्स को ब्रेक किया और आपका सोडियम किस में चला गया? एटम में चला गया बेटा, गैशियस एटम में। तो दिस इज अगेन एटमाइजेशन, कि आपने एटम में कन्वर्ट किया है अपने सॉलिड सोडियम को। और जब भी बेटा आपका एटमाइजेशन के अंदर याद रखिएगा, एटमाइजेशन में जो आपका प्रोडक्ट है वो एक तो 1 मोल होगा, गैशियस फॉर्म में होगा, एटॉमिक फॉर्म में होगा, ये तीनों चीज़ याद रखिएगा। एटमाइजेशन में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि 1 मोल ऑफ गैशियस एटम इज फॉर्म्ड, और बनेगा किससे? फ्रॉम इट्स एलिमेंट से बनेगा। इसी तरीके से बेटा मुझे बताइएगा, कार्बन सॉलिड, कार्बन गैस, बेटा ये किसकी एग्जांपल होगी भाई? सर इसी की एटमाइजेशन की। अच्छा यहाँ पर अब मुझे बताइएगा, इज इट एटमाइजेशन और नॉट? एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन्स। जी बेटा ये नहीं सर, ये कंपाउंड से वेल डन। ये बेटा कंपाउंड है, और आपको मैंने बताया एटमाइजेशन में हमेशा एक चीज़ बनेगी, साथ में कुछ और चीज़ नहीं बनेगा। तो अगर आप कंपाउंड को ब्रेक करेंगे फिर जाहिर बात आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो दिस इज नॉट एटमाइजेशन। बेटा एटमाइजेशन याद रहेगा कि एटमाइजेशन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। 1 मोल ऑफ गैशियस एटम इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट। ठीक है बेटा।